Good morning, everyone. Having done the basics of photoelectric effect and de Broglie, let us today concentrate on the questions, right? लिखिए सबसे पहले हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में डिस्कस कर लिया नॉर्मल स्पीड्स के ऊपर। अगर स्पीड कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो तो फिर एनर्जी के बारे में डिस्कशन कैसे करना पड़ता है, ठीक है? लिखिए स्टार मार्क करके टू कैलकुलेट total energy of a particle when a speed becomes comparable to light, to that of light. When speed becomes comparable to that of light. To that of light. ठीक है, तो उसमें होता क्या है, when a particle starts moving with a speed comparable to speed of light, उसका मास चेंज कर देता है। आपको रिलेटिविस्टिक के बारे में ये पता होना चाहिए, जैसे ऐसा होगा तो मास चेंज हो जाएगा। सो लिखिए जरा, लिखिए मास of such a particle is given by m is equal to m naught upon under root of 1 minus v square by c square. लिखिए शाबाश। m naught upon under root 1 minus v square by c square, where m naught is the rest mass, where m naught is rest mass, ठीक है? तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, लिखिए टोटल एनर्जी ऑफ सच अ पार्टिकल E is equal to mc square. लिख दें टोटल एनर्जी ऑफ सच अ पार्टिकल E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो m की वैल्यू पुट कर देते हैं, m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इनटू c स्क्वायर। दिस इज E। एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग करके थोड़ा सा इज आउट करते हैं इसे। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, E square becomes equal to m naught square c power 4 upon, अभी अंडर रूट से बाहर चला जाएगा, इसे ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अपॉन c स्क्वायर था तो और ऊपर आ जाएगा, इससे बन जाएगा, राइट? सो केयरफुली देखें, E is equal to mc स्क्वायर से टोटल एनर्जी मिल गई हमें, E बन गया m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर बाय c स्क्वायर इनटू c स्क्वायर। यहां से अब आपने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने से E स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां पे डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर था, दैट कम्स इन न्यूमरेटर, तो मेक्स इट c पावर 6। डन। चलिए इसे 1 पुट कर दीजिए। अब मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। एक पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है, मास मोल वेलोसिटी। लिखिए जरा, मोमेंटम becomes equal to m into यहां c डाल देते हैं, सपोज आप फोटोन के लिए बात कर रहे हैं, p is equal to mc, तो फिर से वैल्यू पुट कर देते हैं, m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इनटू c। इसकी भी स्क्वायरिंग कर दी जाए, स्क्वायरिंग करेंगे तो p स्क्वायर becomes equal to m नॉट स्क्वायर इनटू c स्क्वायर अपॉन, यहां देखिए फिर से c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बन रहा था, तो ये c पावर 4 बन गया। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशंस में देखोगे तो डिनोमिनेटर एक जैसा है, न्यूमरेटर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे m नॉट स्क्वायर c पावर 6 है, यहाँ पे m नॉट स्क्वायर c पावर 4 है। एग्री? अगर हम p स्क्वायर c स्क्वायर कंसीडर कर लें तो क्या बन जाएगा, m नॉट स्क्वायर c पावर 6 अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, m को क्या मेंशन किया, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी फाइंड करने गए तो टोटल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू mc स्क्वायर, m को मेंशन किया m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो e स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c पावर 6 अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर।
अब यहाँ पे आ जाइए, अगर आप p को सीधा mc लिखते हैं, so that gives you p is equal to m naught upon under root 1 minus p square by c square into c. Got that? आपने फर्दर p स्क्वायर सॉल्व किया, डिनोमिनेटर एक जैसा आ गया बट न्यूमरेटर में थोड़ा डिफरेंस है, तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी, मतलब c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, p स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. नाउ लुक एट बोथ द एक्सप्रेशंस, ध्यान से देखना जरा, क्या दोनों की राइट हैंड साइड सेम नहीं होगी? If the right hand side has become same, that means e square is equal to p square c square. मानते हैं? That means e square is equal to p square c square या फिर e is equal to p c. ये एक्सप्रेशन हमने किसके लिए निकाला? फोटोन के लिए, क्योंकि मैंने स्पीड को कितना कंसीडर किया है? स्पीड ऑफ लाइट. This was for photon. अगर मैं जनरल कंसीडर करूं, जनरल मतलब c की बजाय v कंसीडर करूं, तो मैं एग्जैक्टली उस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जिसकी स्पीड v. क्लियर? तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर देना, ये आपने फोटोन के लिए किया, तो फोटोन के लिए आपको ये डेरिवेशन मिल गई कि E इज इक्वल टू pc होता है. पहले आपने लिखा था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना, p इज इक्वल टू mc, वहां से E इज इक्वल टू pc निकाला. इससे भी आगे समझ लीजिए, ये ऑथेंटिकेटेड है, राइट? अब लिख लीजिए, इन केस स्पीड ऑफ पार्टिकल भी v, इन केस स्पीड ऑफ पार्टिकल भी v, तो ये वाला पार्ट हम रिपीट करेंगे. यहां पे क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू m v आ जाएगा. अगर स्पीड v है तो मोमेंटम m इनटू v आ जाएगा. ठीक है, जहां पे c लिखा था v आ जाएगा. इधर जाएंगे तो स्क्वायरिंग की है, ध्यान देना जरा, स्क्वायरिंग की है तो m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर आ गया, साथ में डिनोमिनेटर से c स्क्वायर आ गया. दिस इज व्हाट वी गेट. यहां से स्क्वायरिंग की वजह से c स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया और ये v स्क्वायर बन गया. अब p स्क्वायर c स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे m नॉट स्क्वायर c पावर 4 इनटू v स्क्वायर. ठीक है, क्या चीज? c स्क्वायर तो आ गया था ना ऑलरेडी. यहाँ से आपने स्क्वायरिंग कर दी थी तो c स्क्वायर ऊपर नहीं आ गया, तो फिर से आपने c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. गॉट दैट? तो अब क्या चल रहा है? उस पार्टिकल की बात हो रही है जिसकी स्पीड v है. आगे दोनों एक्सप्रेशन. अब क्या करो जरा, e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर निकाल कर देखो क्या है. देखिए जरा, e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में क्या कॉमन है? देखिए m नॉट स्क्वायर c पावर 4 कॉमन, तो लिख दे दिस बिकम्स इक्वल टू m नॉट स्क्वायर into c power 4 upon v square minus c square minus v square into क्या आ जाएगा फिर से? c square minus v square. We gets cancelled. What we have got is e square minus p square c square is equal to m naught square c power 4. So e square is p square c square plus m naught square c power 4. इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दी है, लेकिन वहां पे डिराइव नहीं करना होगा. उस सीबीएसई क्लास के अंदर मैंने ये डेरिवेशन नहीं करवानी है, उनको सीधा रिजल्ट याद करना है. बट आपको मैंने समझाया कि कैसे आया. एक सीधी सी बात है, अगर पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल स्पीड से चलने लगा तो उसका मास चेंज होने लगता है, एंड दैट मास इज गिवन बाय m is equal to m naught upon 1 minus c square 1 minus v square by c square. उसे आपने यूज किया ये फाइंड करने के लिए. सो अल्टीमेटली वी हैव, अगर एक पार्टिकल की टोटल एनर्जी चाहिए तो अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c पावर 4 से निकलती है. दिस इज द मेथड. हाँ जी बोलो. v पे डिपेंड इसलिए कर रहा है कि आपने ये एक्सप्रेशन यूज की. अगर v c के कंपैरेबल ना हो तो हम कभी एक्सप्रेशन यूज ही ना. ठीक है, और किसने का v पे डिपेंड नहीं कर रहा. जो p है, p तो mv है ना, मोमेंटम तो mv है ना, तो यहाँ पे आप v को. सो एक्सप्रेशन आपको याद रखना है. टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल moving with a speed comparable to speed of light may be stated as E is equal to under root p square c square plus m naught square c power 4. इससे आप सॉल्व. आई होप ये क्लियर हुआ सबको. तो एक्चुअली क्या होता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन के पॉइंट से भी आप क्या करते हैं, आप ये वाला पार्ट सॉल्व करके देखते हैं p स्क्वायर c स्क्वायर. अगर ये बहुत ही कम आ गया है
तो आप डायरेक्टली mc² से आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पार्ट कम नहीं है इन दैट केस, क्योंकि p क्या होता है आप जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p लिखा, तो p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा, अगर लैम्डा बहुत ही कम है तो p ज्यादा होगा, इन दैट केस इस पार्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये मतलब होता है। होप इट इज क्लियर एवरीवन, ठीक है, इसे इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, compare the kinetic energy of electron, kinetic energy of electron and total energy of photon, and total energy of photon having same de Broglie wavelength, having same de Broglie wavelength, मतलब electron and photon have got same de Broglie wavelength, you have to compare their energies, like photon की total energy और electron की kinetic energy। तो ठीक है, ट्राई करें, कैसे शुरू कर सकते हैं, फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, E = hc by लैम्डा लिखा जा सकता है, लिखते जाओ, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी रिटन एज E = hc by लैम्डा। अच्छा, उसके अलावा एक फॉर्मूला और भी है हमारे पास, E = mc² लिखा जा सकता है, E = mc²। चलो देखते हैं कौन सा सही से यूज हो पाएगा। अगर दोनों की लैम्डा सेम है तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशन तो हर जगह यूज हो ही सकता है ना, ठीक है, E = hc by लैम्डा या फिर लैम्डा = h upon c। तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए चलते हैं, लिखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज half mv², half mv², दैट्स इक्वल टू, ये बन गया m into v by 2, लिख सकते हैं ऐसे, half mv² is mv into v by 2। अच्छा, ये mv है, इसे हम लैम्डा से कंपेयर कर सकते हैं, देखो ध्यान से, mv को लैम्डा से कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, mv = h by लैम्डा, so it can be written as h by lambda into v by 2। ये बनी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, h by lambda into v by 2। यहां पे थोड़ा सा चेंज करूंगा, देखते जाएं, mc into c लिखूंगा, mc into c। अब फोटोन के पॉइंट ऑफ से mc ही मोमेंटम है, now that momentum again can be written as h by lambda, so it can be written as h by lambda into c। अब तो बड़ी आसानी से कंपेयर हो सकता है, लिखे शाबाश। आपने एनर्जी ऑफ, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन को लिखा E = mc², जिसको आपने थोड़ा सा स्प्लिट किया mc into c पर, so mc represents momentum, that becomes equal to h by lambda, so h by lambda into c becomes the energy। now kinetic energy of electron, obviously पार्टिकल की एनर्जी तो half mv² से निकलेगी ना, half mv² को आपने mv into v by 2 मेंशन किया, mv को फिर से मोमेंटम को h by lambda लिखा, that's it, हो गया कंपैरिजन। लिखिए जरा, एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, h by lambda gets cancelled, it's c/2c by v, obviously it is going to be greater than 1 anyhow, because c will be greater than v, c is the highest possible speed that you observe, so d by k is equal to 2c by v, which is greater than 1। that means अगर वेवलेंथ सेम है तो जो फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा, लिख सकते हैं, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डन। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, इस बार कंपेयर करना है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन।
when their wavelengths are same. लिखिए again compare total energy of electron and photon. Total energy of electron and photon. Electron and photon. Done. Given that de Broglie wavelengths are equal. दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ को सेम कंसीडर करके और फिर टोटल एनर्जी को कंपेयर करना है. नहीं, यहाँ पे सिर्फ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं. ये एक ही पार्टिकल की एनर्जी नहीं देखता. फोटोन की एनर्जी अलग देखी, इलेक्ट्रॉन की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी. अगर इलेक्ट्रॉन की भी आप टोटल एनर्जी देखना चाहेंगे तो वो भी किससे देख सकते हैं? mc स्क्वायर रिमाइंडर से देख सकते हैं. सो आई गिव अ चांस टू यू, आप लोग ट्राई करें. जो आपने पूछा अभी मैंने किसको कंपेयर किया? फोटोन और इलेक्ट्रॉन को. दोनों अलग अलग है. इलेक्ट्रॉन की सिर्फ क्या कंसीडर करी? काइनेटिक एनर्जी. टोटल नहीं कंसीडर करी. टोटल में रेस्ट मास एनर्जी भी यूज होता है. ठीक है, करें. शाबाश, गिव इट अ ट्राई. कंपेयर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन. फाइन, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. क्या कर सकते हैं आप? फोटोन की एनर्जी के लिए तो वापस से E = hc बाय लैम्डा लिखेंगे या फिर E = mc स्क्वायर लिखेंगे. इसे एस्पेक्ट कर सकते हैं n × c. मतलब these are the possibilities. जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप लिख पाएंगे. नाउ टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन × c स्क्वायर लिख सकते हैं. या फिर अभी भी हमको बताया था कि एक पार्टिकल जो, ठीक है, जो कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट चल रहा है, क्योंकि वेवलेंथ सेम है. वेवलेंथ सेम होने का मतलब काफी फास्ट है. So in that case, energy of electron can be written as √P² c² plus m0² c power. Got that? ये आ गया आपके पास. अब यहाँ ध्यान दीजिए जरा. Pc मोमेंटम क्या होता है? hc by h by lambda. मोमेंटम क्या होता है? h by lambda. अगर आप Pc करेंगे तो hc by lambda आ जाएगा. अब hc by lambda किसकी इक्वल हो गया? E के. कौन सी एनर्जी? फोटोन की एनर्जी. So E² plus m0² c power 4. So you can see that the energy of electron is greater than the energy of photon. So total energy of electron is greater than that of photon, whereas kinetic energy of electron is less than that of photon. Speed से travel कर रहे हैं. If which is comparable to फोटोन. तो जस्ट सोचो, सिंपली ऐसे सोचो कि फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है. तो फोटोन के पास तो जो भी मोमेंटम है वो उसके ट्रैवलिंग की वजह से. लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास तो रेस्ट मास भी होता है. तो अगर उन दोनों की वेवलेंथ्स कंपैरेबल है तो उनका मोमेंटम सेम बताया जाता है. मोमेंटम सेम है. अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का तो रेस्ट मास भी इक्वल होना चाहिए. सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो कंपैरेबली ज्यादा आ जाती है. आप सिंपली ऐसे देखो, मतलब वो तो कॉन्सेप्चुअल वे में समझने वाली बात है कि दोनों की अगर वेवलेंथ कंपैरेबल है तो दोनों का मोमेंटम आप कंपैरेबल बोल रहे हैं. मोमेंटम कंपैरेबल बोल रहे हैं तो फोटोन का तो रेस्ट मास था ही नहीं. उसका तो जो भी मास था आपने अभी कंसीडर किया. लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी, ऐसे सुनना, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो तो फोटोन से कम है. तो मास तो कंपैरेटिवली आप ज्यादा रखेंगे. वो मास क्या है? एक तो उसका रेस्ट मास और वो जो ट्रेवलिंग की वजह से एक्स्ट्रा मास ऐड हो गया. तो उसका सिंपल तरीका आपको समझाया गया कि कैसे करना है. When the speeds are comparable to speed of light, the total energy should be considered by this formula. √P² c² plus, मतलब वापस से उसी डेरिवेशन में दोबारा जाना पड़े तो क्या फायदा उस चीज का? आपको ये समझना है. Question itself tells you because the wavelengths are comparable for a photon and an electron, that means electron is traveling pretty fast. If it is traveling fast, the energy of electron should be given by this expression.
√p² c² प्लस s। अब इसमें क्लियर हो गया कि जो pc है ये तो एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्वल आ गया। सो दैट सिंपली मींस कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू √ एनर्जी ऑफ फोटोन का स्क्वायर प्लस m0² c⁴। अब ये m0 किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास। सो यहाँ से आपको क्लैरिटी आती है। हाँ सामन बोल सकते हैं आप। सर यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम m की जगह h/v लैम्डा भी तो लिख सकते हैं। h/v लैम्डा लैम्डा एनर्जी इज इक्वल टू h/ लैम्डा। v डिनोमिनेटर में चाहिए या न्यूमरेटर में चाहिए आपको? सर डिनोमिनेटर में v और फिर c²। भाई एनर्जी इज इक्वल टू hc/लैम्डा होता है फोटोन के लिए। सर जो mc² लिखा हमने इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए mc² जो लिखा उसमें जो m मास है उसमें रेस्ट मास m इज द टोटल मास। जो डेरिवेशन अभी इससे पहले करवाई थी, मानो कि इसके बाद आपको पूरी डेरिवेशन करके इससे जरूरत पूछो। ध्यान से सुनो पूरी बात को। आप जो e = mc² लिख रहे हो, अभी इससे पहले जो डेरिवेशन करी थी अगर आप देख पाए तो उसे ध्यान से जाके वापस आप m के प्लेस पे लिखोगे √ ऑफ मतलब m/√(1 - v² / c²। फिर वो पूरी डेरिवेशन आप दोबारा करोगे, वो दूरी दोबारा करके आप यहाँ तक पहुंचो। तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि इसे आप डायरेक्टली डील नहीं कर पाएंगे। mc को आप h/लैम्डा भी पुट कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन की लिमिट इसलिए किया सर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन c स्पीड से नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को mc² जरूर लिख सकते हैं, लेकिन वो c स्पीड से चल नहीं रहा है, वो तो किसी v स्पीड से चल रहा है। तो उसकी टोटल एनर्जी लिखने जाओगे तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा? रेस्ट की एनर्जी और काइनेटिक। इसको क्यों मिक्स कर रहे हो? बिल्कुल मतलब फिर तो इससे पहले वाले डेरिवेशन करवाना मेरा 0 हो गया अगर आप इसमें इतनी कर ले। वो डेरिवेशन किस लिए करवाई थी? ये समझाने के लिए कि अगर एक पार्टिकल की स्पीड कंपैरेबल, आपको ये ऐसे ही अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर कंपैरेबल स्पीड ऑफ लाइट ना होती तो उस केस में हम सिंपली ½ mv² ही करते। अभी भी आप ½ mv² सोच के करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने क्या इतनी ऑब्जर्वेशन करके क्या बताया कि जब तक आप सिंपल स्पीड्स को कंसीडर कर रहे हैं तब तक तो आप ½ mv² लिखो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये कंसीडर करने लगते हैं कि ऑब्जेक्ट कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगा तो आपको m चेंज करना पड़ेगा, वो m0/√1 - v² / c² बन जाए। उस केस में क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड पे चल रहा है, मास चेंज होने लगा है, तो इतना सिंपल नहीं उसकी एनर्जी को देखना, उसे देखने का तरीका ये बन जाता है। तो इफ यू गो फॉर दिस, आपको स्ट्रेट अवे दिखाई दे रहा है कि PCE बन गया, उसके प्लेस पे E लिखा, तो ये एनर्जी किसकी थी? फोटोन की थी। साथ में रेस्ट मास की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी। क्लियर? सो आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फोटोन। अब ये डेरिवेशन किसी को करनी है या ना करनी है, ये दो बातें प्लीज याद रख लेना। अगर फोटोन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सेम है तो अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछी गई है तो इट विल बी लेसर देन दैट ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब उसमें टोटल का तो कोई बात नहीं। और अगर हम कंसीडर करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट वुड श्योरली बी ग्रेटर देन दैट ऑफ फोटोन। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम। ठीक है। मास ऑफ फोटॉन में क्या होता है? मास ऑफ फोटोन कुछ भी नहीं होता। आपको पता है रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, तो दैट मींस रेस्ट मास अगर 0 कर दिया तो किसी इंस्टेंट पे जब आप किसी रेडिएशन को कंसीडर करते हैं, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो आपने क्या लिखा फोटोन के लिए? E = hc/λ। आपने m को यूज ही नहीं किया। फिर भी आप चाहो तो आप ऐसे कंपेयर करो कि भाई mc² इज hc/λ, c से c कैंसिल आउट हुआ, m क्या बन गया? h/λ बट हाँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशंस बनाए गए हैं ये सब क्या सोच के बनाए गए हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास m है और वो सारा खत्म हो जाए तो E एनर्जी निकलेगी। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, बट इसको बनाने का मेन रीजन क्या था कि जब किसी ऑब्जेक्ट के पास जो ट्रेवल कर रहा है एनर्जी E है,
तो उसके टोटल मास को m लिखा जा सकता है, जो E/c², राइट। तो E is equal to mc² का एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है? When a particle has got energy E traveling with high speeds comparable to speed of light, then the mass becomes E/c²। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई दो पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस हैं m1 एंड m2 और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर चले जा रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं, सच दैट उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ λ1 और λ2। ठीक है, सपोज करो मासेस भी गिवन नहीं है, दो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर λ1 λ2 डी ब्रोगली वेवलेंथ से चले जा रहे हैं। लिख दिया आपने? टू पार्टिकल्स आर ट्रेवलिंग mutually perpendicular with de Broglie wavelengths λ1 and λ2 respectively, λ1 and λ2 respectively। ठीक है, अब find speed of each of these and hence the de Broglie wavelength, in the center of mass frame, मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी नजर है। तो देखते हैं, पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाना पड़ेगा। मान लीजिए m1 इज ट्रेवलिंग विद v1, m2 इज ट्रेवलिंग विद v2। तो आपके पास सबसे पहले लिखते हैं जैसा आंसर, एक को m1 और v1 कंसीडर कर लिया, दूसरे को m2 और v2 कंसीडर कर लिया। हाँ लिखते जाएंगे ना, करते जाएंगे, आप लिखिए जरा। सिंबल तो दोगे ही ना, बिना सिंबल कैसे करोगे? वेवलेंथ λ1 है, मास m1 है, वेवलेंथ λ2 है, मास m2 है, तो v1 v2 निकाले जा सकते हैं। तो हम जानते हैं λ1 will be equal to h by m1 v1 and λ2 will be equal to h by m2 v2। तो जैसा आपने कहा, आप यहां से v1 और v2 निकाल सकते हैं। v1 कितना हो गया? h by m1 λ1, v1 और λ1 को इंटरचेंज कर दिया, v1 is h by m1 λ1। क्यों सिर्फ यही कर रहे थे? सो ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ेगा आपको। लैम्डा सॉरी v2 will be equal to h upon m2 लैम्डा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाना है तो भाई क्या करना पड़ेगा? उसके रिलेटिव देखना है आपको। तो पहले सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकाल लीजिए। सेंटर ऑफ मास की स्पीड कैसे, वेलोसिटी कैसे निकलती है? m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2। क्लियर हुआ? सो लिखिए जरा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास vc लिख देते हैं, that will be equal to m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2, right? m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2। अब जो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें इन्होंने ना मासेस इक्वल कंसीडर किए, क्योंकि इसके बाद फिर क्या होगा, क्वेश्चन में m1 m2 अलग अलग चले। थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूं, कंसीडर कर ले कि m1 is equal to m2। तो यहां से आगे सॉल्व करना थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप कंसीडर कर लिया, क्वेश्चन में मान के चलिए। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों पार्टिकल्स के मासेस सेम है, तो ठीक है। अब देखें यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, v1 प्लस v2 अपॉन 2। m1 m2 के इक्वल होगा ना, तो m1 बना के कॉमन निकाल दिया, v1 प्लस v2 अपॉन 2m बना गया, तो v1 प्लस v2 बाय 2। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आप फर्स्ट को कंसीडर कीजिए। लिखिए velocity of first particle with respect to center of mass, velocity of first particle with respect to center of mass। तो velocity of first with respect to center of mass that is equal to क्या आ जाएगा, v1 minus
VC आ जाएगा, है ना। बताओ जरा V1 माइनस VC कितना आता है? V1 माइनस VC कितना आता है? सॉल्व करके बताएं फटाफट। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लेट्स सी। चलो मेडिकल वालों के लिए एक बताया तो अभी एक स्टूडेंट आई थी अर्चना, आपसे चिल्ड्रंस डे पे करेक्ट करवाया था उसको, एम्स बिलासपुर मिली उसको फर्स्ट। ठीक है, चलो देखो। तो VC इज गिवन प्लस V2/2, मतलब क्या था क्वेश्चन के अंदर, आपको जब सेंटर ऑफ मास का फ्रेम कहा गया तो आपको पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। V आ गया V1 plus V2/2। Now velocity of first particle with respect to center of mass V1 minus VC। अब V1 minus VC करेंगे तो क्या मिलेगा बता सकते हैं? V1 minus V2/2 एग्जैक्ट। ऐसे ही अगर आप V2 से निकालेंगे तो वो भी इसी तरह से आ जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड निकाली जाए तो क्या मिलेगी? V1C की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है? बताओ बताओ शाबाश। A माइनस B क्या होता है? A वेक्टर माइनस B वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकलती है? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस तो माइनस टू भी cos थीटा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? cos 90 कितना होता है? 0। तो ये समझना था यहाँ पे कि अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, क्लियर? आप ध्यान से देखोगे तो नहीं है, लेकिन दो तीन चीजें इन्वॉल्व कर रहे हैं एक के बाद। पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए डी प्रोबेबिलिटी, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करना क्या है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी और उसके रिस्पेक्टिव पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी। अब जो आप वेवलेंथ निकालना चाहेंगे, ये तो वेलोसिटी आ गई, अब अगर आप वेवलेंथ निकालना चाहेंगे तो वो तो स्केलर फॉर्म में यूज होगा ना, उसको तो वेक्टर हो जाएगा नहीं, तो लिख देते हैं। सो लैम्डा ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, लैम्डा के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? h अपॉन m into v, कौन सा v? v of 1, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, that becomes equal to h upon m। v of 1c का मतलब था अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 गोस टू, बस अब वैल्यू पुट कर v1 v2 को यहाँ पे लिखते हैं प्लस v1 is this, v2 is this, और मासेस भी इक्वल कंसीडर करने हैं। So that becomes equal to 2h by m, और अंडर रूट के अंदर देखिए यहाँ से v1 स्क्वायर यानी h स्क्वायर बाय m स्क्वायर लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय m स्क्वायर। देख पा रहे हो कि n यहाँ से कैंसिल होगा। So the final answer to this question comes out to be 2h by अंडर रूट ऑफ, अच्छा h भी हट पा रहा है इसके अंदर है ना, h भी कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचा है 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा 2। सो एकदम सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि दो पार्टिकल्स हैं आइडेंटिकल है और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। आपको बताना उनमें से किसी एक की डी ब्रोगली वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या हो, ये क्वेश्चन। तो आपने पहले दोनों की स्पीड्स निकाल ली, फिर आपने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के लिए आपको वेलोसिटी की फॉर्म में जाना पड़ेगा, दैट ट्रैवलिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वहां से VC निकाला। सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद किसी भी एक पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आपने निकाली। देखिए ध्यान से, अगर इसमें मैं सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालता तो क्या लिखूं? V2C, V2C में क्या आता है? V2 minus V1/c, मैग्नीट्यूड में तो फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड तो वही आने वाली थी। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों पार्टिकल्स की velocity magnitude with respect to center of mass comes out to be same, यानी speed with respect to center of mass comes out to be same, इसीलिए d ब्रोगली वेवलेंथ बोथ को। तो अगर किसी ने नहीं किया तो प्लीज इसे ठीक है, क्लियर है? लिखिए जरा, एक्सप्रेशन लिखवा रहा हूं आपको, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन कॉमा अल्फा पार्टिकल
when accelerated through potential difference V, when accelerated through potential difference V, तो जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको याद हो गया 1.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम आता है, तो डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं प्रोटॉन के लिए 0.286 अपॉन अंडर रूट v आता है प्रोटॉन के लिए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 बाय अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम होता है, और ड्यूट्रॉन के लिए 0.202 बाय अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। सिंपली सॉल्व करके आगे ये चीजें पर इससे थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल के लिए भी आप डी ब्रोगली डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फाइन, जैसे मैंने आपको फोटोन के लिए करवाया वैसे लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज न्यूट्रॉन। अरे जब आपने मैग्नेटिक क्या होता है न्यूट्रॉन बताया आपको 1h2 जो होता है ना ड्यूटेरियम, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकाल दो तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। यानी न्यूट्रॉन के पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 2 यूनिट मास ऑफ प्रोटॉन। बाकी भी किसी को नहीं पता हो तो भाई एटलीस्ट ये ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल इनको अच्छे से समझ कर। प्रोटॉन तो आपको पता है न्यूट्रॉन के अंदर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 2 यूनिट मास है, अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 यूनिट चार्ज और 4 यूनिट मास, वो क्लियर है सब फाइन। हाँ तो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा था, लिखिए जरा। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नॉट प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव same de Broglie wavelength, same de Broglie wavelength. Compare their kinetic energies. Compare their kinetic energies. करिए शाबाश। Electron and proton have same de Broglie wavelength. Compare their kinetic energies. करें शाबाश, करके बताएं। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर। आप तो जानते हैं डायरेक्टली लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 12 क्या होता है, तो सारा फर्क यहां पड़ता है। एक लास्ट पॉइंट फिक्स ऑफ स्टार्टिंग विद हाफ m v स्क्वायर, द थिंग इज गॉन, वो पता नहीं कब पहुंचेगा जहां पे चाहिए। जब बात चल रही है काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करने की और लैम्डा सेम है, तो दे शुड बी एक्सप्रेशन व्हिच कोरिलेट्स लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 m k, लैम्डा सेम है तो क्या करें, स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर दीजिए। लैम्डा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय k, m k लिख दो, या यहां से ऐसे देखो, यहां से ऐसे देखो आप कि लैम्डा सेम है, h सेम है, 2 सेम है, और क्या कोरिलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि m k का k1 इज इक्वल टू m2 आ रहा है समझ में। लैम्डा सेम है ना तो ये वेक्टर सेम होना चाहिए, m1 k1 इज इक्वल टू k2 that is electron and proton. So kinetic energy of electron upon kinetic energy of proton is mass of electron, mass of proton upon mass of electron. So obviously it's greater than 1. Approximately 1840 times होता है, 1838 होता है, 1840. So it's approximately 1840. Hope it's clear. Next question. लिखिए जरा। Particle of mass m at rest, particle of mass capital M at rest decays into two particles of masses m1 and m2. Particle of mass m decays into two particles of masses m1 and m2 having non-zero velocity. Find the ratio of de Broglie wavelengths of the particles.
फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली करें। एम मास का पार्टिकल ब्रेक करता है एम के अंदर, कोई भी रेस्ट नहीं रहता, तो आपको उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है। बताए बताए शाबाश। You have 20 more seconds with you, maximum. Sense of urgency. हर्षित कर रहे हो भी, करो करो शाबाश। मात्रिका, चेक, जस्ट थिंक आपको क्या निकालना है ना, पता है क्या होना चाहिए आपको, कहां से चीजें ट्रिगर होंगी। जैसे ही कोई एक पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट बम्बार्ड होता है, मतलब किसी चीज से क्या बोलूं कि वो एक्सप्लोड होता है, सॉरी एक्सप्लोड होता है दो पार्टिकल्स के अंदर, तो भाई दोनों पार्टिकल्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कैरी करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। ये रेस्पेक्ट था तो दोनों का मोमेंटम इक्वल ऑपोजिट होना चाहिए। तो सुने ध्यान से कहां से ट्रिगर होती है चीजें, अच्छा लास्ट में है, तो दैट मींस दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम मैग्नीट्यूड है। तो बिल्कुल सही है सावन, आपने बहुत बढ़िया इसकी एप्लीकेशन की कि लैम्डा is h by p, p same to lambda p same. So lambda 1 by lambda 2 is equal to minus 2 because the momentums are same. ठीक है, next question. It says energy of photon is equal to kinetic energy of proton. Energy of photon is equal to kinetic energy of proton. ठीक है, और एनर्जी E फोटोन की which is E. Lambda 1 be the de Broglie wavelength of proton and lambda 2 of photon. Lambda 1 of proton, lambda 2 of photon. तो आपको इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। their ratio lambda is proportional to, proportionality का ऑप्शन है e power 0, e power 1 by 2, e power minus 1 and power minus 1. Of the question is clear? बताइए शाबाश करके। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 ई के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, बताइए बताइए बताइए। ई पावर 0 नो, आपको सिंपली कोशिश करनी है दोनों की वेवलेंथ को ई की फॉर्म में कंपेयर करना है यार। आपको लैम्डा को ई से कोरिलेट करना है ना, तो दोनों की लैम्डा के एक्सप्रेशंस लिखो जिसमें ई आता है। लिखो लिखो विवेक, फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू, हाँ mc स्क्वायर में तो लैम्डा नहीं आएगा ना, आपको तो लैम्डा की तरफ जाना है, इसके लिखो एक्चुअल व्हाट शुड हिट इनिशियली, एकदम से क्लियर होना चाहिए कि मुझे तो लैम्डा और e को कोरिलेट करना है। तो फोटोन के लिए क्या लिखो, फोटोन के लिए लिखता हूं E इज इक्वल टू hc बाय this of photon, ठीक है, लैम्डा 2s फोटोन, दैट्स इट। ऐसे ही अगर फोटोन काइनेटिक एनर्जी पता है और उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो भाई क्या एक्सप्रेशन होगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू, अब बोलो h अपॉन अंडर रूट 2 mp, एनर्जी सॉल्व करना है, ए की टर्म में आंसर चाहिए, लैम्डा को दोनों को e की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो देख सकते हो यहां से लैम्डा 2 इज hc by e, लैम्डा 1 इज h by अंडर रूट 2 me। तो बताओ सर आंसर क्या आ रहा है, एबीसीडी
lambda 1 by lambda 2 is equal to h upon under root of 2 me divided by hc by e. hc by e का भी क्या सॉल्व देखिए पता होता है e न्यूमरेटर में अंडर रूट, डिनोमिनेटर में आंसर अंडर रूट e आएगा, दैट इज e पावर 1. सो अब ये वाला जैसे क्वेश्चन था तो ये सही है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से करें, क्योंकि लैम्डा को कंपेयर करना आंसर e की तो लैम्डा को पहले e की इसी बात मेरे बताने वाली है. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लिखिए potential energy of a particle is equal to E naught for x greater than equal to 0 and less than equal to 1, where 0 greater than 1. ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी और कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर दिस पार्ट इज लैम्डा 1 and for this part is डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर first part is lambda 1 and second part is lambda 2, and the total energy of particle is 2 e naught. Total energy is 2 e naught. Find lambda 1 by lambda. Find lambda 1 by lambda. तो देखें ध्यान से क्या करना है इसमें, आपको पोटेंशियल की फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है कि 0 से और 1 तक पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट ही रहती है और वहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है लैम्डा, और x 1 से जब आगे चला गया फिर तक बात तो पोटेंशियल से 0 होती है, लेकिन टोटल एनर्जी कितनी है 2. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 2 आपको रेशियो निकालना है तब वहां पे. ओके, एनीवन एल्स? करो करो करो, शाबाश. ठीक है सावन, बहुत बढ़िया. सबसे जरूरी है एक कॉन्फिडेंस रखना कि मैं क्वेश्चन कर लूंगा या कर लूंगी, उसके बाद लैम्डा 1 लैम्डा 2 सॉल्व करना है तो हमें पता भाई पोटेंशियल से डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं. रिलेशन किससे है? काइनेटिक एनर्जी से. तो लेट अस फर्स्ट वर्क ऑन फाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी. टोटल एनर्जी टोटल 2 ई नॉट. पार्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई नॉट है और सेकंड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी 2 ई. अब वैसे तो ना कोई बच्चे सोच सकते हैं यार लैम्डा में क्या आता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 m e आता है, यानी डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर. तो लैम्डा 1 वाले में डिनोमिनेटर में अंडर रूट ई नॉट आएगा और इसमें अंडर रूट ऑफ 2 ई नॉट आएगा. तो कायदे से देखा जाए तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना चाहिए. दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ. सो सेकंड केस में अंडर रूट 2 ई, फर्स्ट केस में अंडर रूट 3. तो अंडर रूट 2 आंसर आ गया बस. चलो नेक्स्ट करके बताओ. वर्क फंक्शन ऑफ द सब्सटेंस इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन of a substance is 1.6 electron volt. Calculate threshold wavelength. आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए. Calculate threshold wavelength. करें शाबाश. So option A is the right answer. I have two options here. 775038755002 करना क्या है, हमें बताया गया कि वर्क फंक्शन 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें लैम्डा निकालनी है. So it is hc by lambda is equal to 1.6 electron. Lambda is equal to hc by 1.6 in electron volt. किसी को पता है hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है? वैसे पता है कितनी? hc की अप्रॉक्स वैल्यू 10 to -25 होती है और 1.6
1.6 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 into 1.6 into 10 का माइनस 90 ये लेके आपको सॉल्व करना। ठीक है, फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप एचसी की वैल्यू एसआई यूनिट्स में भी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी याद कर लें, तो ये क्वेश्चन आपको फिर आसान लगने लगेगा। सारी कहानी किसकी आती है, कैलकुलेशन की आती है भाई। एचसी को लैम्डा से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर एचसी आपको ओवरऑल पता ही होगा तो फिर सॉल्व करना। आरएचसी तो यूज करना पड़ता है एटम के अंदर, तो एचसी तो याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए जरा, लाइट ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर, light of wavelength 330 nanometer falling on a piece of metal ejects electron with sufficient energy with required voltage V0 to prevent them from reaching the collector. देखिए, when the incident wavelength is 330 nanometer, stopping potential is V0. शॉर्ट कर देते हैं। इंसिडेंट वेवलेंथ 330 नैनोमीटर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, राइट? अब कहते हैं इन द सेम सेटअप लाइट ऑफ वेवलेंथ 220 नैनोमीटर 220 नैनोमीटर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 2V। Then what is the numerical value of V? V0 की वैल्यू बताइए। ठीक है, 330 नैनोमीटर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, 220 नैनोमीटर के लिए 2V0 है। I'll put the options here. फटाफट solve. So I hope stopping potential वाला एक्सप्रेशन आपको याद होगा। ऑप्शंस है 16/50 वोल्ट, 15/16 वोल्ट, 15/8, 8/50। These are the options. करिए, शाबाश करके बताइए। So एक तो आप लोग HC की वैल्यू लर्न कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम में। HC is 12375 12375 12375 into 10 to minus 10 इलेक्ट्रॉन। अब बेनिफिट क्या होता है, डायरेक्ट से दूसरा क्वेश्चन था, आप लैम्डा फाइंड करेंगे तो HC by 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ गया 12375 divided by 1.6 into 10 to minus 10, इतने एंगस्ट्रॉम आंसर आ गया। So the calculation becomes very easy. ठीक है, डन। इस क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या अगर लैम्डा 1 आप 330 कंसीडर करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, फिर आप लैम्डा 2 कंसीडर करते हो 220 तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 0 है। तो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है? आप जानते हैं V0 इज इक्वल टू h by e इनटू न्यू होता है, न्यू का मतलब c by लैम्डा, c by लैम्डा माइनस 1 ये लैम्डा का नाम है। ऐसे 2V0 करोगे तो hc by e लैम्डा 2 माइनस 1 आ जाएगा। आपके पास देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या-क्या चीज नहीं है, आपको सिर्फ V0 फाइंड करना है। आपके पास लैम्डा 1 की लैम्डा 2 भी, e की वैल्यू भी आप जानते हैं, राइट? तो V0 तो आपको ऐसे ही यूनिट्स में चाहिए होगा, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 2V0 माइनस V0, दैट इज this minus this is V0 h c by e into 1 by lambda 2 minus 1 by lambda to be solved। क्लियर? समय तो देखो लगेगा इसको के अंदर। अब मजेदार चीज क्या है यहाँ पे देखा, जो hc है वो 12375 into 10 to minus 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और e से डिवाइड हो रहा है, तो e से ही कट गया। अरे संदेह e से कट गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, बन गई बात। into 1 by lambda 2 minus 1 by lambda 1 करना है, 1 by 220 minus 1 by 330 और साथ में क्या है नैनोमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दोगे। दिस विल मेक थिंग्स इजी। सो ये तो आप बिल्कुल सभी के सभी याद करेंगे, केमिस्ट्री में हेल्प करता आपको 12375 into 10 to minus 10। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। बहुत है अभी के लिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और आपने ऑफलाइन टेस्ट करना है, 12 बजे का टाइम आपको दिया हुआ है। जो घर पे बैठे हुए हैं हाफ एन आवर में आप आराम से पहुंच सकते हैं, और जो यहाँ बैठे हैं उनकी मर्जी हो चाहे तो अभी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।